पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव के परिणामों के बाद बहुत कुछ हो रहा है। चुनाव परिणाम 4 मई को आए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया विधानसभा के चुनाव में। लेकिन घटनाक्रम सिर्फ वहीं नहीं रुका, वो आगे बढ़ा और तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो कुछ हुआ उसने पिछले कुछ दिनों में देश में सबसे बड़ी हेडलाइंस बटोरी है। सबसे पहले तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी बन गए। वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे हैं, उनके आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनके साथ 64 एमएलए का दावा था और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए वेस्ट बंगाल असेंबली में। और अब लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा के स्पीकर से कहा है कि वो अपना विलय करना चाहते हैं एक अननोन सी राजनीतिक पार्टी के साथ। पूरे देश में बहस छिड़ गई है कि चुनाव परिणामों के बाद ये जो कुछ हो रहा है इसको क्या कहा जाए, नैतिक, अनैतिक, राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक विवशता या क्या क्या इसको ठीक रहेगा नाम देना। क्योंकि हम लोग निरपेक्ष मूल्यांकन करते हैं, मंथन करते हैं, इसलिए हमारे साथ सुरजीत दास गुप्ता साहब हैं। लगातार हम इनसे बात करते रहे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, विशेष तौर पर इनकी गहरी समझ है, गहरी पकड़ है और निरपेक्ष मूल्यांकन करने का हमारा प्रयास रहता है। सर, बहुत स्वागत आपका। मैं तो सिर्फ आपसे आपके इनिशियल कमेंट चाहूंगा। ये जो 4 मई के ऊपर तो हमने चर्चा की है, लेकिन 4 मई के बाद विधानसभा के भीतर जो हुआ और अब लोकसभा में जो हो रहा है उस पर आपका पहला और बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, अभी जो हो रहा है उसमें बंगाल के जो लोग जानकार हैं उनको बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव के परिणाम से पहले भी जब मेरी आपसे बातचीत हुई या अन्य चैनलों पर अन्य जो बंगाल के जानकार हैं उन्होंने बातचीत की, सबने एक ही बात कही कि तृणमूल कांग्रेस अगर हार जाती है तो टूट कर बिखर जाएगी। और उसके पीछे कारण एक बहुत सिंपल था कि तृणमूल कांग्रेस किसी आदर्श पर नहीं चलती, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। तो सीपीएम को हराने के बाद 2011 में उनको करना क्या है यही उनको नहीं पता था। फिर भी पहले 5 साल 2011 से 16 उन्होंने किसी तरह से काट दिए और सीपीएम भी उस वक्त कहती रही कि पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं, और बीजेपी उस वक्त मैदान में थी नहीं। लेकिन उसके बाद अगले 10 साल जो है वो भ्रष्टाचार का राज चला, और ये भ्रष्टाचार का जो राज चला इसी कारण से चला क्योंकि अगर आपके पास विचारधारा नहीं है तो आप किसी स्वार्थ के तहत टिके रहेंगे। तो ये भ्रष्टाचार जो था इसके मूल कारिंदे थे निगम पार्षद, अलग अलग क्षेत्रों में जो तोला कहते हैं उसको, जो पैसे उठाई, जो वो फिरौती लेते थे या फिर जो वो किसी भी डील में उनका एक हिस्सा होता था, ये मूलतः निगम पार्षद थे और उनके चमचे वगैरह थे। इन सबको मिलाकर करीब 800 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप समझिए, आप अपने आप को एक नेता मान लीजिए, चाहे आप विधायक हैं या सांसद हैं, अचानक एक दिन सुबह उठ के आप देखते हैं कि आपके सारे कार्यकर्ता गायब हैं। आप क्या करेंगे फिर? आप अच्छे हैं या बुरे हैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो चाहे आप संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की बात करें या विधानसभा में उनके विधायकों की बात करें, एक दिन अचानक सुबह उठकर वो देखते हैं कि उनके सारे कार्यकर्ता गायब है, वो केवल नेता रह गए हैं, उनके कार्यकर्ता गायब हो गए हैं। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी के ऊपर, और उसके बाद आईपैक के ऊपर। इन्हीं पर सारा दोष मढ़ दिया जाता है, जैसे कि ये खुद एकदम दूध के धुले हुए हैं। मतलब ये कहते हैं कि देखिए सारा कुछ जो है भ्रष्टाचार हो रहा था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए हम लोग हार गए। और इसके लिए मूलतः जो दोषी है वो भाईपो है, मतलब अभिषेक बनर्जी है। भाईपो बांग्ला होता है भतीजा का। तो अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, वो और जितने भी ये छुटभइये टाइप के जो नेता थे, इनके जो कलेक्शन के पैसे हैं वो अभिषेक तक ही पहुंचते थे, ये उनका आरोप है। जैसे कि वो खुद बिल्कुल पाक साफ हैं। और अब क्या है कि उन्होंने संसद में कहा है कि हम अभिषेक बनर्जी के बगल में नहीं बैठ सकते, हम संसद के उस सेक्शन में नहीं बैठ सकते, हमारे लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इसीलिए स्पीकर ओम बिरला के साथ उनकी अलग बैठक हुई।
कि क्या ऐसा अरेंजमेंट किया जा सकता है। और इसी प्रकार विधानसभा में ऋतव्रतो ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए, ये विद्रोह करने वाले में, जैसा हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वक्त सीपीएम का राज समाप्त होने वाला था, तो बहुत सारे गुंडे आ गए थे सीपीएम से तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन कुछ नेता भी आए थे। उन नेताओं में से एक थे ये ऋतव्रतो, हालांकि वो थोड़े बाद में आए। ये असल में है कम्युनिस्ट। इसी प्रकार से अगर आप सांसदों की बात करें, तो जो कभी एक्ट्रेस रही सायोनी घोष, वो एक समय कम्युनिस्ट थी। बल्कि आज से 10 साल पहले की घटना है, एक फिल्म रिलीज हुई थी जब वो एक्टिंग के क्षेत्र में थी, भूतेर भविष्यत। हाँ, अच्छा। तो जैसे भूतकाल कहते हैं ना अतीत को, भूतकाल, तो उस हाँ जी। भूत का, घोस्ट वाला भूत नहीं, भूत का भविष्य, ये फिल्म का टाइटल था, जिसको कि ममता बनर्जी ने बैन कर दिया था। हाँ। और उस समय उस फिल्म में एक्ट्रेस थी सायोनी घोष, उन्होंने बहुत गाली भी दी थी ममता बनर्जी को। बाद में और आगे के 5 साल में किसी तरह से उनके बीच में मान मनोबल हुआ होगा, और उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। तो वो भी जो है वो विद्रोही गुट में अब शामिल है। अब इस तरह से मैं फाइनल संख्या जो सुन रहा हूं, वो हाँ। 80 में से 64 विधायक अभी जो है वो विद्रोही हैं। तो हाँ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उससे कहीं अधिक, उसका जो मिनिमम कट ऑफ मार्क है उससे कहीं अधिक अभी विद्रोही खेमे में है। जी। अब मेरा सवाल ये है सर, ये अरुणाचल में भी हुआ था। आपकी आवाज आपकी आवाज सर अभी बीच में गायब हो गई थी। खैर, ये अरुणाचल में भी हुआ था। तब कांग्रेस पार्टी 2016 में चुनाव हार गई थी और उनका एक धड़ा टूटा और उन्होंने एक अननोन सी पार्टी जो वहाँ की लोकल पार्टी थी उससे मर्जर कर लिया। फिर बाद में वहां पर एनडीए की गवर्नमेंट बन गई। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। यहाँ पर तो बीजेपी स्वयं अपने बूते पर अपनी ताकत से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उसके बाद भी ये सब हुआ। ऋतव्रत बनर्जी अलग हुए, उन्होंने कहा जी आपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम दिया मैं नहीं मानता उसे, मैं हूं नेता और मैं बनूंगा। और मेरे साथ ये रहे 64 लोग। और ममता बनर्जी मजबूर, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। कमाल की बात तो ये है, वो ममता बनर्जी जो देश में अगर केरल में कोई घटना राजनीतिक हो जाए तो उस पर टिप्पणी करने से नहीं चूकती थी, वो अपने दल में इतने बड़े विघटन और इतने बड़े विद्रोह पर एकदम मौन। मैंने उनको तो सुना नहीं, पता नहीं शायद आपने सुना होगा। यहाँ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में जरूर आई थी, लेकिन तस्वीरों के अलावा मैंने कुछ सुना नहीं। वो सोनिया गांधी को गले लगाती तस्वीर और उसके बाद एकदम मौन। तो ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी इस तरीके से मौन है? एक सवाल मेरा आपसे। दूसरा, क्यों न माना जाए कि और क्यों न समझा जाए कि बीजेपी ने जो पूरे देश में किया है तोड़फोड़, अपनी तरफ लाना, अपने आप को मजबूत करना, विधानसभा में यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं थी लेकिन लोकसभा में जरूरत है उनको। अभी अभी उनको एक संवैधानिक संशोधन पर हार मिली थी एमपीज की कमी की वजह से। तो उस पर्पज से इस भयानक तोड़फोड़ को अंजाम देना कहां तक ठीक था? देखिए, बाकी देश में जो भी आरोप लगे हैं बीजेपी पर और विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह पर, वो बंगाल पर लागू नहीं होता। एक तो विधानसभा में उनकी संख्या इतनी भारी है, अब तो 208 हो गए हैं, 207 से बढ़ के, क्योंकि फालता भी जीत गए हैं वो। तो इतनी भारी है, 294 में से 208 है, तो उनको डिफेक्शन की आवश्यकता नहीं। जहां तक संसद का सवाल है, आप याद कीजिए कि 2016 से पहले एक ऐसी स्थिति आई थी कि कई सारे बिल पास नहीं हो रहे थे। आप जिस प्रकार से एक अभी बिल का आपने उल्लेख किया, बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। और आपको याद होगा कि बिहाइंड द डोर्स ममता बनर्जी के रहते हुए तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके, तब जयललिता जीवित थी, वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालती थी। और इस वजह से, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की संख्या कम थी, उसको कॉम्पेंसेट किया करते थे ये लोग। जब जयललिता नहीं रही तो मैं विरोधियों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाता है वो उसका उदाहरण दे रहा हूं। आपको जी याद जी। होगा कि जब जयललिता नहीं रही
और उसके बाद जब डीएमके की सरकार आ गई, जिनको कि बीजेपी का विरोधी माना जाता है, तो उस वक्त करुणानिधि जीवित थे। करुणानिधि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आध फोटो आई एमके स्टालिन के साथ। उस समय जो है उत्तराधिकारी हुए नहीं थे वे एमके स्टालिन, फिलहाल करुणानिधि जीवित थे। और इसी बीच ए राजा जो है वो 2G स्कैम से छूट गए सीबीआई कोर्ट से। ठीक है, अब इतना बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसके पीछे क्या खेल हुआ होगा, लेकिन ये जो अभी हो रहा है बंगाल में, इसके साथ इन सब चीजों की तुलना नहीं की जा सकती। एक तो मैंने संख्या की बात की, मुझे जो लगता है जो संख्या वाली बात विधानसभा में तो ठीक है सर, लेकिन लोकसभा में तो संसद की भी बात कर रहा हूं, मैं संसद की भी बात कर रहा हूं कि चाहे आप विधानसभा की बात करें या संसद की बात करें, तो ये भ्रष्टाचार का आरोप तो सब पर लगा। जैसे अभिषेक बैनर्जी तो सांसद है, वो तो विधायक नहीं है ना। अब क्या हुआ, वहां पर हाल ही में एक और स्कैंडल हुआ, उसको कहते हैं हस्ताक्षर स्कैंडल, घोटाला, हस्ताक्षर घोटाला। तो उस हस्ताक्षर घोटाले में सीआईडी अभिषेक बैनर्जी की जांच कर रही है और साथ ही साथ बहुत सारे सांसदों, विधायकों, इन सब की जांच कर रही है कि एक जो ये दावा किया गया था कि ऐसा कोई एक निर्णय तृणमूल कांग्रेस ने लिया था और उसमें आप सभी के साक्षर थे, ये सही में क्या आपके हस्ताक्षर हैं? और अधिकांश उनके नेताओं ने मना कर दिया कि हमारा हस्ताक्षर नहीं है, फर्जी है ये। तो उस केस से बचने के लिए बहुत से लोगों ने तो पासा पलटा होगा अपना कि नहीं, ये तो इस केस में अगर हम फंस जाएंगे, फोर्जरी के केस में, कि तो इससे अच्छा है कि हम दूसरी साइड में रहे। और जो मैंने कहा कि निगम पार्षद जो है, जो मूलतः भ्रष्टाचार करते थे, और उसके बाद आरोप है कि वो पैसा जो है वो कैमैक स्ट्रीट पहुंच जाता था। कैमैक स्ट्रीट एक तरह से रूपक अलंकार है अभिषेक बैनर्जी के लिए, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी का वहां पर एक ऑफिस हुआ करता था। तो सबके सब यही आरोप कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कुछ वर्ष पहले देखा होगा, एक उनके मंत्री थे पार्थो चैटर्जी, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए और उनका कहना है कि ये पैसे मेरे थोड़े ही है, ये तो मुझे भेजने थे आगे, उससे पहले पुलिस आ गई। ठीक है, तो ये जो है अपने आप को बताने के लिए कि भाई मैं उस भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं हूं। अच्छा, मूलतः ये खेल हो रहा है। तो इसलिए पीछे जितना भी आपने देखा होगा कि बीजेपी एनडीए की जितनी संख्या संसद में, उससे कहीं ज्यादा उनको वोट मिल रहे हैं अलग अलग बिल्स के लिए, और बिल पारित हो रही है। ये वो वाला खेल नहीं है, ये कानून से अपने आप को बचाने का खेल है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी पीछे से खेल कर रही है या वो प्रेशर बना रही है कि भाई इधर आ जाओ, हमें संसद में जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपने ही बचाव में कर रहे हैं ताकि ये नेट में ना आ जाए। हाँ। लेकिन ऐसा कैसे मान लिया जाए कि कोई भूमिका ही नहीं है, एकदम जीरो है? देखिए क्या हुआ, आपने इस प्रश्न में आपने ममता बनर्जी का भी नाम लिया था। अच्छा तो ये होता, अच्छा तो ये होता कि 4 तारीख को जब नतीजे आ गए, तो जब भी आपकी किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सेटबैक मिलता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपना मूल्यांकन करते हैं, अपनी समीक्षा करते हैं। ये सब ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। उस समय उनको आवश्यकता थी कि वो पार्टी को संभाले, क्योंकि एक डिप्रेशन का स्टेट होता है, कार्यकर्ता सभी दुखी हैं, हताश हो चुके हैं, नेता भी इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में आपको पार्टी का हाल संभालना चाहिए। आपने बदले में क्या किया? आप 2020 के डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका में चले गए कि ये इलेक्शन फर्जी है, ये रिजल्ट फर्जी है, मैं नहीं मानती इसको। 4-5 दिन तक आपने इस्तीफा देने तक से इनकार कर दिया। बाद में जो है नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए एक और वेन्यू चूज करना पड़ा, क्योंकि आप अपनी जगह पे अड़ी हुई थी। तो ये सब अगर आप नहीं करती, और जो शताब्दी राय है, एक सांसद है जो पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी, 90 के दशक तक काफी नामी एक्ट्रेस थी, उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि समीक्षा के नाम पर जब एक बैठक बुलाई गई, तो उस बैठक में आकर केवल ममता बनर्जी ने अपनी राय रखी कि ये मैं नहीं मानती इस निष्कर्ष को, ये जनता की राय नहीं है, ये मैनिपुलेट हुआ है। वही बात अभिषेक बनर्जी किए, और फिर कल्याण बनर्जी आए, वो आकर ये कहने लगे
कि मैंने आप लोगों के लिए किस तरह से अलग अलग कोर्ट्स में केसेस लड़े हैं, और उसके बाद जब फीडबैक देने की बारी आई कि बाकी जितने भी नेता बैठक में बैठे हुए थे उनकी क्या राय है, उनकी कोई राय ही नहीं ली गई। एक तो वो बैठक जिस तरह से आयोजित हुआ और जिस तरह से उसको चलाया गया, उसका प्रबंधन हुआ, इससे भी नेता बहुत नाराज थे कि हमसे पूछा ही नहीं गया कि भाई आखिर गलती कैसे हुई, कहां हुई, हम हार कैसे गए। तो जब आप समीक्षा करने को तैयार नहीं है अपनी, फिर तो ये बहुत ही अपेक्षित है जो भी हो रहा है। इसको भारतीय लोकतंत्र के लिए आप कितना अच्छा मानते हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना बहुत आवश्यक है, और इसकी कमी हम बहुत वर्षों से देख रहे हैं। ये केवल तृणमूल कांग्रेस की कमी नहीं है, ये समूचे विपक्ष की कमी है। मैं कई बार मार्केटिंग के साथ विपक्ष की तुलना करता हूं, और उसमें मैं ये कहता हूं कि किसी एक बाजार में अगर सारे दुकानदार एक ही चीज बेचे तो किसी भी दुकान में बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक बढ़ जाएंगे। भारत के विपक्ष के साथ दिक्कत यह है कि सभी एक ही चीज बेचने की कोशिश करते हैं। अगर एक मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो वही मुद्दा अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, वही मुद्दा एमके स्टालिन भी उठा रहे हैं, वही सुप्रिया सुले उठा रही है। अरे भाई, आप लोग अलग अलग चीजें बेचिए ना, आप हर कोई एक ही कॉन्सेप्ट को बेचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और वो मुद्दे अक्सर जो होते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं होते, वो ऐसी बातें होती है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अंबानी अडानी, इतने वर्षों से शोर हो रहा है, आम जनता के बीच कितना इसको लेकर चिंता है कि सारे बिजनेस अंबानी और अडानी को जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसा? और अगर नहीं देख रहे हैं ऐसा, मतलब जनता की जो नब्ज है उसको विपक्ष पकड़ नहीं पा रही है। आप ऐसे मुद्दे को बार बार हार्प कर रहे हैं और सारे इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दो ऐसे विपक्ष के नेता रहे। दो बातें हैं सर, मैं आपकी बात समझ गया। दो बातें, एक तो ये कि विपक्ष नाकाम रहा है जनता की नब्ज पकड़ने में, या वो मुद्दे उठाने में जिनका जनता से वास्ता और सरोकार है और जिस पर उनको जमीन पर जन समर्थन मिल सकता है। जैसे सीबीएसई देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है सीबीएसई। विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा। राहुल ने एक आध ट्वीट किया, राहुल गांधी ने, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्वीट किया सर, बल्कि उन बच्चों से मुलाकात की, बल्कि सबसे पहले उस जो संस्था है जिसने एग्जाम कराया उस पर सवाल उठाए। पहले तो राहुल को कहा गया सीबीएसई के द्वारा कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, तथ्यहीन बोल रहे हैं, और बाद में वो सारी बातें प्रमाणित हुई। तो इस मामले में तो राहुल गांधी फ्रंट रनर है, दूसरे विपक्षी दलों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने इस विषय को तो बिल्कुल थामे रखा, खासकर नीट और सीबीएसई। लेकिन एक चीज मार्क करके रखिए, वो टिके नहीं रहेंगे इस इशू पे, वो भटक जाते हैं, उसके बाद किसी और इशू पे चले जाएंगे, इसको भूल जाएंगे कि इसका मतलब। अब इशू भी तो बहुत सारे हैं। नहीं, विपक्ष की बात मैं ये कर रहा हूं कि इशू उठाने का मतलब ये होता है, और ये विपक्ष के फायदे में भी है, कि आप इतना दबाव डालें सरकार को कि सरकार घुटने टेक दे। जैसे किसान आंदोलन में हुआ, सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। तो अगर आप इस बात में सफल हो जाते कि सीबीएसई कहते कि ठीक है हम रीटेस्ट करेंगे, या फिर पुनर्मूल्यांकन करेंगे जितने भी एग्जाम पेपर्स आए, तब आप अपनी जीत मान सकते थे। बहुत छाती चौड़ी करके आप कह सकते थे कि लोकतंत्र की जीत हुई है। आप उस स्टेज तक पहुंचने से पहले लड़ाई कैसे छोड़ सकते, किसी और मुद्दे पे कैसे जा सकते? ये मेरा कहना जी। ये आपका एक विषय है। ये बात मैं और भी कई विशेषज्ञों के द्वारा सुना है मैंने, कि वो कंसिस्टेंटली फोकस नहीं रहते हैं ताकि उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे कभी। लेकिन चूंकि अभी हम तृणमूल कांग्रेस और उसकी जो राजनीति है अंदर की, जो टूट फूट है, उस पर बात कर रहे हैं। ये आपने एक जो सबसे बड़ा कारण बताया शुरू में, कि इस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था जिस पर संघर्ष किया जा सके, कागज में, बहस में और फिर जमीन पर। ये बड़ा कारण था उसकी टूट फूट का। ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का हमने देखा है, उनके पास भी कोई आइडियोलॉजी नहीं। भाई, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट या फिर बीजेपी, इन सब के अपने अपने सिद्धांत हैं। आप सहमत हो, असहमत हो, वो सालों से उस पर संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अगर उनका एक एमएलए भी रहेगा तो उस सिद्धांत पर बात जिंदा रहेगी। ये बात आपकी ठीक है।
लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विलय की बात भी आई सर, आपने देखा होगा, खबरें उठी फिर दब गई, वो अलग बात है। इसमें ममता बनर्जी को उपाध्यक्ष बनाने की बात थी, अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाने की बात थी। क्या आपके पास कोई मालूमात इस प्रकार की है जिसमें ऐसी कोई चर्चा चली हो, जिसके हमारे दर्शक निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी बात हुई थी, सच में हुई थी, और हुई थी तो क्यों हुई थी, और अगर आगे नहीं बढ़ी तो फिर कहाँ रुक गई? देखिए, जब ममता बनर्जी युवा नेत्री हुआ करती थी, उस समय से मैं उनको जानता हूं, बल्कि एक समय तो काफी नजदीक भी था। आज भले उनसे आप पूछे तो वो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी, लेकिन कॉलेज जमाने में जो मेरे दोस्त थे, मैं किसी राजनीतिक गुट में नहीं था, किसी यूनियन में नहीं था, लेकिन एसएफआई और छात्र परिषद वहां पे एनएसयूआई को कहा जाता है, इन दोनों में से मेरे अधिकांश दोस्त एनएसयूआई में थे, छात्र परिषद में अच्छा। थे। तो इसलिए कभी कभार वो कहते थे चलिए ममता जी की रैली है चलते हैं, तो किसी दूर दराज के गांव में जाते थे हम लोग। और उस समय से हमने ये नोट किया, और जिस समय वो सच में सादगी का जीवन यापन करती थी, आज की तरह नहीं कि बाहर से मकान कुटिया दिखता है अंदर से महल है, वो बात उस समय नहीं थी। तो उस समय सच में वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, और लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत जो थी कांग्रेस में रहते हुए, यहां तक कि उनके साथ मंच साझा करने वाले अन्य कांग्रेसी नेता उनको बैक स्टैप करते थे, उनको पीछे से धोखा देते थे। इन सब रैलियों में अक्सर हम देखते थे कि सैबोटेज हो जाता था। रैली की शुरुआत में हम लोग जब सब ट्रक पे लद के जा रहे हैं, उससे पहले सारे कार्यकर्ता ट्रक पे लद के जा रहे हैं, उस समय बार बार जो छोटे स्तर के नेता है सबको समझा रहे हैं, देखिए शांतिपूर्ण परिवेश में हम लोगों का होना चाहिए, ठीक है, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं करेगा। लेकिन हम देखते थे कि अंत में हिंसा हो जाती थी, और इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती थी, लाठीचार्ज वगैरह करना पड़ता था। और ममता बनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि हिंसा किसने, हमने इतनी बार मना किया कि कोई हिंसा नहीं होगी, फिर हिंसा की किसने। तो उनका ये निष्कर्ष था कि कुछ ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो हर बार सैबोटेज करते हैं। इसमें आज तो मतलब वो बहुत बड़े नाम है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति रह चुके, अब तो दिवंगत है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हमेशा सीपीएम के विधानसभा के वोट के बदौलत राज्यसभा पहुंचते थे, वो कभी लोकसभा के सांसद नहीं बने। तो बहुत कृतज्ञ हुआ करते थे वो सीपीएम के प्रति। एक तो ममता बनर्जी का मानना था कि वो सैबोटेज करते हैं, एक और केंद्रीय मंत्री रहे हैं प्रियरंजन दास मुंशी, वो सैबोटेज करते हैं, और एक और थे वहां पे लोकल बड़े नेता सौमेन मित्रा, वो सैबोटेज करते हैं। आज वो उन तीनों में से कोई भी जीवित नहीं है। तो इस वजह से कांग्रेस में लौटने, कांग्रेस को छोड़ने का जो कारण था 97-98 में, 97 में छोड़ी, 98 में नई पार्टी बनाई, ठीक है, वो कारण अब नहीं रहे, वो लोग अब नहीं रहे। अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो केवल अधीर रंजन चौधरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस में। वो भी 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए थे यूसुफ पठान से। लेकिन अगर वो वापसी भी करते हैं, अगर वो वापस ताकत में आ भी जाते हैं, मुश्किल से वो बहरमपुर और मुर्शिदाबाद संभाल सकते हैं। पूरे बंगाल को संभालने की उनमें क्षमता नहीं है जो ममता बनर्जी में है। तो ममता बनर्जी को वापस लेने में उनको फायदा है, और उनके अपने जो बड़े बड़े नेता थे, जो जिनका देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है, वो भी नहीं रहे कि वो आपत्ति करेंगे कि नहीं नहीं इसको वापस मत लेना, ये बहुत झमेला करती है। वो स्थिति रही नहीं। तो फायदा दोनों का है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस टूटकर बिखर रही है, ऐसे में अगर वो वापस चले जाते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस जो है पहले से भले ही मरी मराई अवस्था में हो, लेकिन फिर भी है, खत्म होने की तरह नहीं है। आप देखते हैं कि कांग्रेस कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में ना के बराबर है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस तो समाप्ति के कगार पे है ना, तो उसको तो अपने आप को बचाना है। इसलिए दोनों तरफ के स्वार्थ मिल रहे हैं। और एक और उसमें संभावना ये होती है, प्रश्न ये उठ सकता है कि तो फिर अलायंस क्यों नहीं, मर्जर क्यों? क्योंकि अलायंस में क्या होता है, कई बार बात नहीं बनती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ हम कंपेयर करें तो अखिलेश यादव और मायावती का अलायंस काम नहीं किया, या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी अलायंस काम नहीं किया। क्योंकि इसमें क्या होता है,
इसमें उत्तर प्रदेश से नहीं, ज्यादा एक बार काम किया पिछले लोकसभा चुनाव में, हाँ, बहुत तो ढंग से काम किया। उसके उसके बहुत से लोग कारण ये बताते हैं कि बीजेपी के उनकी अपनी बहुत गलतियां थी बीजेपी की, हाँ, मतलब उसके पीछे देखिए कोई ना कोई विपक्ष, गलती तो होती है हारने हाँ, वाले पक्ष। विपक्ष की सफलता से ज्यादा ये भाजपा की विफलता थी 2024 में जो 240 में अटक गए। खैर, ये वाली जो स्थिति है बंगाल की, उसकी तुलना अधिक आप कर सकते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से उतना नहीं। जब सीट शेयरिंग अरेंजमेंट होती है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, तो जिस तरह से कि मतलब दया से तरस खाकर लालू यादव कुछ सीटें छोड़ देते हैं कांग्रेस के लिए कि ठीक है भाई तुम लड़ लो उसमें, कई बार उतने में भी कांग्रेस नहीं जीत पाती है। वही स्थिति बंगाल में है कि जब जब ये कोशिश हुई कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस इकट्ठे लड़े किसी चुनाव में, तो या तो ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं होती ममता बनर्जी, कुछ एक आध सीटें दे देती है, उसमें भी वही जैसे बहरमपुर का मैंने नाम बताया, और एक आध सीटें उधर कलकत्ता से एक सीट, इस तरह की कुछ सीटें कांग्रेस जीत पाती है। तो अलायंस से उतना फायदा नहीं होगा जितना कि मर्जर से होगा। अच्छा, तो हाँ, तो इसलिए अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या ये मर्जर हो रहा है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या मर्जर होने की संभावना प्रबल है? हाँ, बहुत प्रबल है, क्योंकि दोनों तरफ को फायदा है, नुकसान किसी का भी नहीं। क्योंकि राहुल गांधी स्वयं जो बड़े नेता है, आपने देखा होगा राहुल मेरा एक गांधी सवाल है बंगाल सर, में आए मेरा एक सवाल है, ये इसमें तृणमूल कांग्रेस का लाभ तो मुझे दिखता है, और कांग्रेस का जो मुझे लाभ दिखता है वो मात्र पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल से जो प्रभावित आसपास के छोटे राज्य हैं, मसलन त्रिपुरा या जो पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र हैं, वहां तक मुझे दिखता है। लेकिन मुझे इसमें कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखता। उल्टा जो तुष्टीकरण की छवि ममता बनर्जी की है या उनके दल की है, उसका कांग्रेस को भयंकर नुकसान हो सकता है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में, जहां पर वो पहले से ही बैकफुट पर है। उसमें अगर ममता बनर्जी जुड़ जाए और उनकी वो तुष्टीकरण वाली छवि और चस्पा होकर मजबूत हो जाए, तब तो बनस्पत के फायदे के उन्हें नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कई वर्षों से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। ये कॉन्शियस डिसीजन ही हो सकता है, ये अनायास ही अपने आप नहीं हो गया होगा, हाँ, संयोगवश नहीं हो गया होगा, इसके पीछे कोई एक सोच है। तो ममता बनर्जी की अगर तुष्टीकरण वाली छवि है, वो छवि राहुल गांधी की छवि के साथ जेल करती है, वो मिसमैच नहीं है। देखिए, समस्या तो यही है ना कि ममता बनर्जी का जो सेक्युलरिज्म था वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी के सेक्युलरिज्म से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उसको बीट करना बहुत मुश्किल था। आज से 10 साल पहले जब संघ परिवार ने तय किया कि बड़े पैमाने पर रामनवमी मनाएंगे हम बंगाल में, तुरंत ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि मैं हनुमान जयंती मनाऊंगी। हाँ, तो जैसे इस तरह के कदम भाजपा जब भी उठाती है, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सकते में आ जाते कि वापसी जवाब हमारा क्या होगा, क्योंकि वो मुसलमानों को छोड़ नहीं सकते। और ममता बनर्जी जो है, चाहे कितना भी उसके ऊपर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगे, वो बैलेंस करती थी। चलो, इमाम को मैंने सैलरी दी, भत्ता दिया या वेतन दिया, तो मैं पुजारियों को भी दूंगी। अगर मेरी ऐसी फोटो वायरल हो रही है कि मैं नमाज पढ़ रही हूं और उस मुद्रा में हूं, तो फिर साथ ही साथ मैं पूजा कर रही हूं, इसकी भी फोटो वायरल होनी चाहिए। तो काफी हद तक वो अरविंद केजरीवाल जैसे हैं, जिनको आप एकदम से नहीं कह सकते कि ये कम्युनल है, ये मुस्लिम मतलब प्रो मुस्लिम कम्युनल है। प्रो हिंदू कम्युनल तो पहले कम्युनल सुन के ही मान लिया जाता है कि अच्छा प्रो हिंदू होगा, लेकिन प्रो मुस्लिम कम्युनल जो है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को आप फट से नहीं कह सकते। वो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, इनको थोड़ा खुश किया, थोड़ा इनको भी खुश कर दिया। तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है राहुल गांधी के लिए। देखिए, राहुल गांधी को अगर हम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2 दिन या 3 दिन के लिए आए थे प्रचार के दौरान, और हमारी पहले भी चर्चा हुई कि प्रचार समाप्त भी नहीं हुआ, वो चले गए निकोबार आइलैंड्स, वहां से चले गए मस्कट ओमान में,
तो वो स्वयं भी समय नहीं दे पा रहे हैं बंगाल को। यदि ये वहीं बात पर सही। ममता बनर्जी अगर हो तो अधीर रंजन चौधरी से कहीं बेहतर वो पूरे स्टेट को संभाल सकती है, क्योंकि आखिर जो कुछ भी हुआ हो, इतनी गिरफ्तारी हुई, इतना जो अपराध हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जो कुछ भी हुआ, कम से कम उनकी 3% ही डिफरेंस है। मतलब अगर आप वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी हालांकि 208 सीटें में जीती है, उनके टोटल जो वोट शेयर है उसमें केवल 3% का लगभग अंतर है। उसको भी अगर आप मानकर चले तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के मर्जर में बहुत बहुत ज्यादा फायदा है कांग्रेस को भी। अच्छा, हम्म। चलिए, ये आपका मूल्यांकन है और हो सकता है अगर ये मर्जर हो तो फिर समय के साथ इसकी परीक्षा भी हो। लेकिन होगा कि नहीं नहीं कह सकते, मर्जर होगा कि नहीं नहीं कह सकते, लेकिन फायदा आड़े क्या दोनों आ को। रहा है बीच में? आड़े क्या आ रहा है बीच में? देखिए, आड़े ये आ रहा है कि आपको याद होगा जिस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब का चुनाव जीती थी, उसमें कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में, कांग्रेस के हाईकमान में सबसे ज्यादा खलबली इस बात की मची थी कि इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को नहीं जाता। तो अगर ममता बनर्जी वापस आ गई कांग्रेस में तो जो कुछ भी बंगाल में कांग्रेस के लिए अच्छा होगा उसका श्रेय ममता बनर्जी ले जाएगी, राहुल गांधी को उसका श्रेय नहीं मिलेगा। हाँ, इस मामले में तो ममता बनर्जी उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट भी है। वो हाँ। ऐसा होने ही नहीं देंगी। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा होने की कोई गुंजाइश बनी तो ममता दीदी ऐसा होने नहीं देंगी। वही। इसमें 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 कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब मैं एक सिर्फ संभावना आपसे आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ते मोदी जी के ममता जी के साथ अच्छे ही रहे। अगर पिछले चुनाव के बयानों की या उसके 1-2 साल पीछे की बात छोड़ दी जाए तो मैंने कभी नहीं देखा कि बहुत ज्यादा हार्श रही हो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी पर, या मोदी जी बहुत हार्श रहे हो अपने सार्वजनिक बयानों में ममता बनर्जी पर। बल्कि एक बार तो उन्होंने कहा कि मुझे आम बेचती हैं, और ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि इतने अच्छे संबंध हैं उनके। कहीं ये एक फैक्टर तो नहीं कि राहुल गांधी को भरोसा नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास इंटरप्रेटर है बांग्ला से अनुवाद करने के लिए, तो बांग्ला में जो भाषण ममता बनर्जी देती है उसमें तो इतनी गंदी गालियां देती है वो। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी को भी और गृह मंत्री अमित शाह को भी। वो आप कान बंद कर लेंगे अपने, आप नहीं सुन पाएंगे वो भाषा। वो शायद हिंदी में कभी नहीं आया, कभी इंग्लिश में नहीं आया, लेकिन बहुत ही असभ्य भाषा का प्रयोग करती है वो। केवल आक्रामक नहीं होती, वो बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करती है। तो उसमें तो राहुल गांधी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये आपने मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं चौंकाया है ये गाली वाली बात बता के। मुझे बहुत लगता है गंदी। ये जो भी देखेगा वो हाँ। सब चौंक जाएंगे। नहीं, अगर माइक को वो बीप करना पड़ता है कई बार, माइक को बीप करना पड़ता है कई बार। ओह, अच्छा, एक बात मैं जरूर समझना चाहूंगा कि ये जो अ, विलय हो रहा है, ये जो अजीब सी सिटीजन्स नेशनलिस्ट पार्टी जो कह रहे हैं 2023 में कुछ बता रहे हैं, कुछ 2024 में, और चुनाव भी लड़ा त्रिपुरा में तो कोई एमएलए जीता नहीं इनका, 2 ही सीट पे चुनाव लड़े। इसमें इसमें मर्जर करने जा रहे हैं ये रिबेल गुट के लोग, बल्कि उनकी संख्या तो ज्यादा हो गई है, 20 के बजाय 22 बता रहे हैं। तो ये प्लान इनका तो नहीं रहा होगा दादा, इनका इनका दिमाग तो इतना नहीं चल रहा होगा। आपको लगता है ये इनकी लीडरशिप कर रही है, या इसमें तो कहीं आप मानते हैं ना कि सत्ताधारी लोगों का हाथ है ये रास्ता दिखाने में कि नहीं, ऐसे आ जाओ? देखिए, बंगाल की राजनीति हो या फिर किसी भी और राज्य की राजनीति हो, तो राजनीति का केंद्र बिंदु जो होता है, उसका एपिसेंटर जो होता है, वो राज्य की राजधानी होती है, न कि देश की राजधानी। ठीक है? तो मूलतः जो राजनीति हुई है वो बंगाल में हुई है। उसका आप असर देख रहे हैं दिल्ली के अंदर भी। जब विधायक आपके साथ नहीं रहे तो सांसद भी आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सांसद का जो रोल होता है किसी भी पार्टी में और देश के लिए भी, वो एक नीति निर्धारक रोल होता है, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल टाइप का रोल है। वो हार्डकोर पॉलिटिकल रोल नहीं है। लेकिन एक विधायक जो है वो हार्डकोर पॉलिटिकल रोल है उसका। वो केवल नीति निर्धारक नहीं है, मतलब केवल लॉ मेकर नहीं है वो, बल्कि वो स्थानीय राजनीति के साथ ओतप्रोत से जुड़ा हुआ है एकदम। तो जब
ये जो संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद हुआ, वो उसका आफ्टर इफेक्ट है। अब हाँ, बीजेपी को अगर मजा आ रहा है तो वो मजा लेने से रुकेगी थोड़े ही। अगर भूपेंद्र यादव से अगर इनकी बैठक हुई है, ठीक है, जिसका कि आप टेक्निकली तात्पर्य समझा नहीं सकते। ओम बिरला के साथ तो आप समझा सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने कहा हम अभिषेक बैनर्जी के साथ नहीं बैठना चाहते, तो इसके लिए स्पीकर के साथ बात करना जरूरी है। लेकिन भूपेंद्र यादव से क्यों बात की? तो यहां पर आपका शक सही है कि ऐसा क्यों हुआ। जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन क्यों हुआ इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। उस पे यही बात हुई होगी ज्यादा से ज्यादा। इतने बड़े मूव के लिए अगर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं होगा तो क्या आपको लगता है इतना साहस होगा उनमें? माना कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, माना कि वो पॉलिटिकली कमजोर हुई है, लेकिन उनके सबसे खास लोग अभी जुम्मा जुम्मा 1 महीना हुआ होगा जब ये लोग पार्लियामेंट में चढ़ चढ़ के बोल रहे थे। अभी ये वुमेन रिजर्वेशन वाले अमेंडमेंट के टाइम में मैं था वहां पे पार्लियामेंट में, मैंने देखा कैसे उचक उचक के आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे थे। और वही लोग, इनकी हिम्मत आती कहां से है? पुलिस से आती है। अब पुलिस ममता बनर्जी के पास रही नहीं, भाजपा के पास चली गई है। तो इनकी जितनी भी दबंगई थी वो इसलिए थी। अब मेरे साथ भी जो हुआ वो आप देख लीजिए। मेरे घर पे महुआ मोइत्रा ने न केवल पुलिस भेजी, बल्कि जो एविडेंस पुलिस के हाथ में रहना चाहिए, बिकॉज शी इज नॉट अ लॉ एनफोर्सर, उनके हाथ में वो वीडियो कैसे चला गया? मतलब जिस तरह से मनमानी उन्होंने की पुलिस के साथ, वही उनकी ताकत का राज था कि पुलिस हमारी मुट्ठी में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो चीज जब नहीं रही तो वो अब तो हिम्मत दिखाने का कोई भी हिम्मत दिखा सकता है, क्योंकि ममता अभी पावरलेस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके पास। और जो मैंने कहा आपको कि हर कोई अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि भ्रष्टाचार में हम लिप्त नहीं थे, बाकी लोग रहे होंगे, हम लिप्त नहीं थे। तो ये दोनों चीजें मिलाकर जो भी उछल कूद हो रही है आप देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। एक नंबर 1 कार्यकर्ता नहीं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, नंबर 1 कार्यकर्ता नहीं रहे, उनके सारे भाग गए। निगम पार्षद जो हैं कई सारे गिरफ्तार हो चुके हैं, टोटल 800 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए टिके रहने का कोई मतलब नहीं है। सत्ता में न रहने के वजह से भ्रष्टाचार का जो शेयर मिलता था वो नहीं मिल रहा है, 4 नंबर। ठीक है, ममता बनर्जी 5 नंबर है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी संभाल नहीं पाई। वो डोनाल्ड ट्रंप बन के घूमती रही कि मैं हारी नहीं हूं, मैं असल में जीती हूं। और उसके बाद जो है, अब जो सबसे बड़ा जो होने वाला है, और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, शायद 1-2 महीने के अंदर ये फलीभूत हो जाए, अभिषेक बैनर्जी जेल जाने वाले हैं। ममता बनर्जी का क्या होगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन अभिषेक बैनर्जी को जेल हो जाएगी। किस मामले में ये भी बता दें? कई सारे मामले हैं। एक तो हस्ताक्षर घोटाला जो मैंने कहा आपको, ठीक है। हाँ। और जितने भी वहां पे बड़े बड़े कैटल स्कैम हुए, माइनिंग स्कैम हुए, सैंड माइनिंग स्कैम, कोल स्कैम हुए, कैटल स्मगलिंग हुआ, एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, और ये जो जितने मैं कह रहा था कि हर चीज में तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेता का शेयर होता है और वो कमैक स्ट्रीट पहुंचता है। ये लोग जब जेलों के अंदर जब अपना मुंह खोलने लगेंगे, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो और वहां पर तो पुलिस वाले पूछेंगे कि ये सब आप किस लिए कर रहे थे, अपने लिए या किसी के कहने पर कर रहे थे, ये पैसा जाता कहां था? अब आप अपने पास रखते थे कि बांट देते थे? तो ये सब कुछ मिलाकर, और ऊपर से जो इलेक्शन टाइम पे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी डरा धमका रहे थे वोटर्स को कि 4 तारीख के बाद देख लूंगा मैं तुम सबको, उस पर भी एक्शन तो हुआ नहीं। खैर, काफी ज्यादा सीरियस मामले उनके खिलाफ हैं और उनके विदेश भागने के भी रास्ते बंद है, क्योंकि उसकी तैयारी प्रशासन ने पहले ही कर रखी थी कि फिलहाल इसको वीजा कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं ये नहीं जा सकते। क्योंकि वही ये कहा जाता था, खासकर बंगाल के जो जानकार है वो जानते हैं कि दुबई में उनका एक बढ़िया ठिकाना है, तो वही सबसे पहले, और इसके अलावा लंदन में। देखिए सर, लॉ अपना काम करे, और अगर उन्होंने गुनाह किया है उसकी सजा उन्हें मिले, वो जेल जाए या जो भी उनको सजा मिले, व्हाटएवर अदालत निर्धारित करे, वो तो ठीक है।
उस पे कोई उंगली उठाई नहीं जानी चाहिए, और उंगली उठनी भी चाहिए तो उसके पीछे तकनीकी कारण होंगे। मैं सिर्फ आपसे एक बात, ये आखिरी है मेरा सवाल आज का, उन पर जो अटैक हुआ और ठीक उसी के आसपास कल्याण बनर्जी पर भी जो अटैक हुआ, पब्लिक का एंगर बताया गया इसको, और आगे अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वही रिपीटिशन है जो पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दशकों से हमने देखा है कि विरोधी पक्ष के लोगों को ऐसे दबा दिया जाता है? वही बात होगी जिसको खत्म करने के लिए इस परिवर्तन को किए जाने का तर्क था। क्या ये सही होगा? देखिए, आप अंडे की तुलना पिस्तौल और चाकू से नहीं कर सकते, ठीक है? जिस पर गुस्सा है उस पर अंडा फेंक कर मारना और जिस पर गुस्सा है उसको मार डालना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मुझे जो इस वक्त बंगाल की स्थिति लग रही है कि पब्लिक के बीच इतना अधिक गुस्सा है और वो ऐसी ऐसी जगह पे फूट पड़ रहा है, और विशेषकर जो नेता नहीं है, नेता के निचले स्तर के जो लोग जो अत्याचार किया करते थे लोगों के साथ, किसी किसी भी पड़ोस में कोई महिला कार्यकर्ता हो उसके साथ महिलाएं निपट रही हैं, कोई पुरुष कार्यकर्ता हो उसके साथ पुरुष निपट रहे हैं, गांव गांव में इतना ज्यादा इसका फैलाव हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस कोशिश करके भी संभाल नहीं पा रही है। एक तो ये बात हो, दूसरी बात, कल्याण बनर्जी का केस तो बिल्कुल फर्जी था। वो सर पे ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, कहीं घाव तो दिख नहीं रहा था कि उनको चोट हुई है। वो चल रहे थे, फोन पे किसी से बात कर रहे थे, अचानक लुढ़क के गिर गए, बोले कि मारा मुझे किसी ने, ठीक है? वो उसके बाद से अगले दिन से तो बिल्कुल फिट घूम रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जिस व्यक्ति से मिलने गए थे सोनारपुर में जब उन पर हमला हुआ अंडों से, वो बहुत ही बदनाम आदमी था, और मतलब इतना बदनाम आदमी था कि जब वो मर गया, वो बीमारी से मरा, उसको किसी ने मारा नहीं। जब वो उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, वो पड़ोस के साथ सारे लोग उसके बता रहे हैं, वो वहां की लड़कियों को धमकाता था, उठा के ले जाता था, लोगों से पैसे वसूलता था, ठीक है? और लास्ट के कुछ दिनों में उसको जिन लोगों ने देखा वो बहुत कमजोर अवस्था में था वो, कुछ कर्मकार उसका नाम है, फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा है जी। और उसके बाद पड़ोसियों ने कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब आखिरी वक्त में डॉक्टर उसके घर पे आए और उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ से बाहर निकल चुका है, आप किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए, तो उन पड़ोसियों ने ही जिनको उसने इतने बरसों तक सताया था, वो बेचारे पकड़ के ले गए उसको अस्पताल में, उन्होंने भर्ती कराया। तो वो तो हिंसा का केस था ही नहीं। अभिषेक बनर्जी इन दिनों जो घूम रहे हैं जीप में, दोनों तरफ दो दो गार्ड्स लटके हुए हैं कि ताकि उनकी गाड़ी पर भी अंडा कोई नहीं मारे। तो ये तो हास्यास्पद हो गया ना, ये कॉमेडी वाली सीन हो गई है। इसमें हिंसा कम दिख रही है, मुझे कॉमेडी ज्यादा दिख रही है इसमें। मतलब आपको नहीं लगता कि ये कोई कंसर्न का विषय है और चीजें जो है वो कंसर्न का विषय है कि जहां पर विजिलेंटिज्म हो रही है, भले ही अंडे से हो, चाकू छुरी से ना हो, वो भी क्यों होगा? पुलिस क्या कर रही है? मैंने माना कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, उनके छुटभइये नेताओं ने बहुत सारे पाप किए होंगे, बहुत सारे गलत काम किए होंगे, लेकिन उसकी सजा देना कानून का काम है, पब्लिक का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्रशासन नया है और 1977 से बंगाल पुलिस की ये आदत ही छूट गई है कि वो इंडिपेंडेंट काम करे। अचानक अगर आप अपने घर के बच्चे को कह दे कि कल से तुम ये घर संभालना, उसकी जो हालत हो जाएगी, बंगाल पुलिस की इस वक्त वही हालत है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिपेंडेंटली काम कैसे किया जाता है। हमने आज तक तो किया नहीं। पहले सीपीएम के लिए काम करते थे, फिर तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते रहे, तो उसको संभलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हालांकि इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पब्लिक से कैसे बचाए इन लोगों को, ये वो समझ नहीं पा रहे। ये सही नहीं हो रहा है, जल्दी से इसको, इस स्थिति को संभालना चाहिए। थैंक यू सो मच दादा, आपने बिल्कुल क्लियर बात कही, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, और इसीलिए मुझे बड़ा पसंद आता है आपसे बात करना। और मुझे लगता है कि जो लोग भी निरपेक्ष मूल्यांकन में यकीन रखते होंगे, वो सब इस प्रकार की बातचीत को पसंद करते होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच।